है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों ये वीडियो एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, आप उस पर हार्ड वर्क करते हैं और परीक्षा दे के आते हैं। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी को अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटजी मानते हैं, और अगर मान लो सफल नहीं होते हैं तो आप कहते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी में कोई कमी थी, या सेल्फ डाउट होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप फेल हुए तब तो आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश करते हैं या अपनी स्ट्रेटजी में कमियां ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप पास हो जाते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी में कोई कमी नहीं ढूंढ पाते, आप अपने वर्क में कोई कमी नहीं ढूंढ पाते, और उसके वजह से आप किसी को ये नहीं बता पाते कि मेरी रैंक इतनी क्यों आई, इससे अच्छी क्यों नहीं आ पाई। तो मेरा नाम रोहित त्रिपाठी है और मेरा एसएससी सीजीएल 2018 में ऑल इंडिया रैंक 429 है, जिसके तहत मेरी ड्रीम पोस्ट एएसओ इन सीएसएस मुझे अलॉट हुआ है। लेकिन क्या 429 से ऊपर वाला हर एक लड़का मुझसे पढ़ने में अच्छा था, या उसने मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया, या उसकी स्ट्रेटजी मुझसे बेटर थी, या मैंने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से मैं टॉप 100 में नहीं आ पाया, और किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप इस पे वीडियो बनाएं कि आपने अपनी तैयारी के दौरान क्या गलतियां करी जिस वजह से आप टॉप 100 में नहीं आ पाए। तो ये वीडियो बहुत कुछ सिखाएगी आपको, और मेरे तैयारी के दौरान वो गलतियां जो मैंने की, जो आपको नहीं करनी, जो आपको अवॉइड करनी है, वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री से। देखो, प्री एसएससी सीजीएल 2018 प्री में मेरा जो रॉ स्कोर था वो 160 से नीचे था, जबकि बहुत सारे लड़के वहीं पे लीड ले जाते हैं कि उनका स्कोर 180 190 होता है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका स्कोर 200 प्लस हो जाता है। हालांकि मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बना था 180, जो कि किसी लड़के से जो 204, मेरा एक दोस्त है अमन यादव, उसके 204 मार्क्स थे, तो उससे 24 नंबर में वहीं पीछे हो गया। ये क्यों हुआ, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। मैं प्रिपरेशन के दौरान ये मान के चल रहा था, जब मेरा 17 में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे ये पता था कि प्री मेरा हो जाना है, मेंस भी हो जाना है, बस मुझे नंबर इंक्रीज करना है। तो मुझे ये था कि प्री में मेरा कम भी रह जाता है तो मेंस में मैं और लोगों को पिछाड़ दूंगा। तो एक चीज़ बताइए आप कि प्री में आप किसी से 20 नंबर पीछे रह जाते हैं और मेंस में आप उसे 20 नंबर से पीछे भी छोड़ देते हैं, तो आपका कोई फायदा हुआ? आप तो उसके बराबर में ही खड़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको प्री को उतना ही तवज्जो देनी है जितना और स्टेजेस को देते हैं। प्री में जो लीड ले लेता है उसके पास साइकोलॉजिकल और साथ में साथ मार्क्स का भी और कॉन्फिडेंस का भी एज रहता है। अगर कोई प्री में आपसे 20 नंबर आगे है तो आप ये मान के चलिए कि आप उसको 20 नंबर से पीछे छोड़ने के लिए आपको 25 से 30 नंबर ज़्यादा लाने की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, आपके पास कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि आप उससे ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं। प्री में कम स्कोर रहने की मेन वजह जो मैंने इतने दिनों में सोची समझी, और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी जीएस और जीके सेक्शन को तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कि बाकी 3 सेक्शन में मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर जाऊंगा ताकि जीएस की मुझे ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जब फाइनल रैंक आती है, जब फाइनल रैंक या फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद ये पता चलता है कि आप अगर जीएस में अच्छा परफॉर्म किए होते तो आज आप टॉप 100 में होते, और जीएस में अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से आपकी रैंक 400 या 500 बन रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स सबको बराबर टाइम देना है, सबको बराबर प्री से पहले सबको बराबर तवज्जो देनी है, सबको बराबर महत्व देना है, और जो सेक्शन आपका वीक है उस पर वर्क करना है। मेरा जीएस वीक था, मैं हमेशा बताता आया हूँ, लेकिन मैंने काम नहीं किया उस पर, उस लेवल का, क्योंकि मुझे पता था कि जीएस में मेरे 20 नंबर प्लस जो भी आएगा वो समझ लो मुझे दान मिला है, 20 से ज़्यादा मैं लाने लायक नहीं हूँ। लेकिन मैंने उस पर वर्क भी नहीं करा, मैं मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे ही वर्क करता रहा, क्योंकि मैं सोचता था कि मेंस में मैथ्स और इंग्लिश आनी है तो 50 नंबर के लिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत, जबकि मैं गलत था। आपको जीएस सेक्शन में भी बहुत सारे दोस्त हैं, संतोष यादव मेरे दोस्त हैं जिन्हें एमईए अलॉट हुई है, एमईए मिला है, आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। उन्होंने जीएस में 45 मार्क्स लाए। अब वो 25 मार्क्स मुझसे वहाँ ज़्यादा ले आए, और वही 25 मार्क्स, हालांकि टीयर 3 और मेंस में मेरा स्कोर कुछ उनके आसपास था, टीयर 3 में मैंने उनको पीछे भी छोड़ा, लेकिन उनका जो 25 मार्क्स प्री में वही सेक्शन में मुझसे ज़्यादा हो गया था, उसका वेटेज उन्हें लास्ट में भी मिला, और मतलब फ़ायदा उन्हें लास्ट में भी मिला, और उन्हें एमईए मिली और मुझे एमईए नहीं मिली। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जीएस सेक्शन को स्ट्रांग रखना है। मिनिमम आपके 35 मार्क्स होने चाहिए अगर आप टॉप रैंकर बनना चाहते हैं, तो टॉप 100 में आना चाहते हैं तो मिनिमम 35 मार्क्स।
जीएस के लिए कैसे वर्क करना है, क्या करना है, वो आप अपने हिसाब से करें, लेकिन मिनिमम 35 मार्क्स। पहली गलती जो मैंने करी। दूसरी गलती की बात करें तो इंग्लिश में भी मेरा स्कोर प्री में और मेंस में डिसेंट स्कोर नहीं था। प्री में कुछ 35 या 38 के आसपास था और मेंस में 166 था 11th ऑफ सितंबर को, जो कि कम भी हुआ। 166 या 7 था, जो कम होकर 164 हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वन वर्ड ईडियम इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, नरेशन वाइज किसी में कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे जो दिक्कत थी वो क्लोज टेस्ट और सिनोनिम एंटोनिम में थी, क्योंकि मैंने एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं। मैं सोचता था कि सिनोनिम एंटोनिम 2 क्वेश्चन नहीं भी हुए तो क्या दिक्कत है, क्योंकि मुझे पता था कि बाकी सेक्शन में कर लूंगा। मान लो 20 क्वेश्चन मैं सही कर दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन नहीं भी हुए। लेकिन आपकी सबसे बड़ी भूल होती है 0.5 मार्क्स जो होता है प्री में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसकी वजह से बहुत लोगों को जॉब मिल जाती है, बहुत लोगों को नहीं मिलती। तो आपको इंग्लिश के किसी भी सेक्शन को, चाहे सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे ईडियम्स हो, चाहे ग्रामर हो, किसी को कम महत्व नहीं देना है। और मैंने वेटेज पे वीडियो बनाई है इंग्लिश स्ट्रेटजी के लिए, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की वो गलतियाँ सुधारते हुए वो वीडियो बनाई है, तो आप जरूर देखिएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इंग्लिश में सिनोनिम नहीं देखना है, एंटोनिम नहीं देखना है। मेरा दोस्त है श्रीश मिश्रा, जिसके 19 में बहुत अच्छे स्कोर है, 555 या 50 के आसपास, 15 नवंबर को ऑलरेडी बैंक क्लर्क सेलेक्टेड है। तो उसके 187.5 शायद इंग्लिश में है इस बार सीजन 19 में इसमें, और 15 नवंबर को। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कई बार उससे पूछा, चाहे 18 प्री हो, चाहे 18 मेंस हो, चाहे 17 मेंस हो, और चाहे 19 मेंस, मैंने पूछा कि भाई तू क्या करता है ऐसा जिससे तेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो उसने बताया कि भाई देखो, मैं सिनोनिम एंटोनिम, वो ओकैब सेक्शन पे बहुत वर्क करता है, और मैंने सिनोनिम एंटोनिम कभी अच्छे से नहीं पढ़ा। दूसरी चीज़, मैंने इंग्लिश के लिए कभी सारे प्रीवियस ईयर नहीं लगाए, क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो मैं मैथ्स पे ही वर्क करता गया। इंग्लिश को मैंने उतना समय भी नहीं दिया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी मेरे इंग्लिश में मार्क्स कमाने की। इंग्लिश के मैंने इवन 2016 से 2020 तक के सारे प्री मेंस के पेपर मैंने नहीं किया। 2018 मेंस के समय की रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने इंग्लिश के लिए मुश्किल से 20 घंटे पढ़े होंगे, जो मेरी गलती थी, जिसका मैं एक्सक्यूज नहीं देना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई सेक्शन स्ट्रांग है तो ऐसा नहीं उसी को टाइम देते रहें। आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप वही पढ़ते रहें, आपका ये बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो आपका जो सेक्शन वीक है उस पर आज से ही वर्क करना शुरू करिए, और जो सेक्शन स्ट्रांग है उस पर कम भी मेहनत करोगे तो भी आप उसमें 50 आउट ऑफ 50 करोगे, प्री में भी और मेंस में भी अच्छा करोगे। लेकिन जो सेक्शन आपका वीक है, अगर उसमें कम समय दोगे तो आपका वो स्कोर और कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो दूसरी गलती मैंने बता दी। तीसरी गलती जो मेरी रही है वो मैथ्स में, प्री में तो 50 आ गए, मेंस में 193 2 बार आए। 200 ला सकता था मैं। 7 नंबर बहुत होते हैं। 7 नंबर मतलब ऐसा होता है कि 7 नंबर से किसी को 4600 मिल जाती है, और किसी को, मतलब एक नंबर कितना इंपॉर्टेंस रखता है। एक नंबर से 4600, एक नंबर से 2800, मतलब आप सैलरी में 20,000 रुपये 25,000 रुपये महीने का डिफरेंस देख सकते हैं। एक नंबर से कोई लोकेशन नहीं मिलती, तो एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने 7 नंबर अपने गंवा दिए। क्यों? क्योंकि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था और मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी। तो कोई भी सेक्शन जो आपका बहुत अच्छा है उसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। अदरवाइज एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो मुझसे ना होता। और आप लोगों को पता होगा, मैंने मेंस का पेपर जो भी करवाया है वो बिना एक बार पेपर देखे करवाया है। तो ऐसा नहीं था मैथ्स में मैथ्स में मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था और लोगों से बहुत अच्छा था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो अगर ओवर कॉन्फिडेंस ना होता तो मेरे आज 200 आउट ऑफ 200 होते। सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, और सिली मिस्टेक्स आपका उसी सेक्शन में होता है जो आपका स्ट्रांग होता है। और स्ट्रांग सेक्शन में अगर आप सिली कर देते हो तो बहुत गंदा होता है, और एक नंबर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। वो 7 नंबर मेरे वहाँ चले गए। तो मेंस में मैंने मैथ्स में ये गलती करी। 3 गलतियां मैंने गिना दी। चौथी गलती ये है कि मैंने जब भी मॉक दिया, प्री का हो चाहे मेंस का हो, पहले प्री के मॉक की बता दे रहा हूँ। प्री का मॉक मैंने दिया, मैंने मैथ सेक्शन देखे 25 आउट ऑफ 25 सही है, रीजनिंग 25 आउट ऑफ 25 या 24 सही है, इंग्लिश में मैंने देखे कि 20 सही है, और जीएस में मैंने देखा ही नहीं कभी कि कौन सा सेक्शन मुझे पढ़ना है, कौन सा सेक्शन मैंने नहीं पढ़ना है। देखो सबसे बड़ी जो गलती करी प्री के मॉक में जीएस सेक्शन में, वो ये थी कि मेरे वो क्वेश्चंस गलत हो रहे थे जो मैंने कभी ना कभी पढ़े थे। अब वो गलत क्यों हो रहे हैं? मैंने उनका रिवीजन नहीं किया था। कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ा था, कई सारे, जब मैं पेपर दे रहा होता हूँ तो लगभग जीएस के मुझे 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैं पढ़ा रहता हूँ, कोई भी पेपर हो। लेकिन दिक्कत ये होती है कि मैंने रिवीजन नहीं किया होता। उन जैसे हिस्ट्री का मान लो आ गया, मिडाइवल का या मिडिवल जो भी बोलते हो, या एंशिएंट का कोई क्वेश्चन आ गया,
कि मतलब ऋग्वेद के टाइम पे उनके डाइटी कौन थे। अब मैंने पढ़ा तो है, लेकिन मैंने रिवीजन नहीं किया, तो मुझे दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है और फिर वो लॉजिकल गेसिंग हो जाती है, वो गलत हो जाता है। तो ऐसे कई क्वेश्चन सही भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि जीएस के नोट्स या जीके के जो भी नोट्स हैं आपने उसका रिवीजन किया या नहीं। दूसरी चीज़, करंट अफेयर की मैं 6 महीने वाली वीडियो पे हमेशा रिलाई करता था। मैंने कभी ऐसे नहीं कि डेली 17 के टाइम पे मैंने डेली करंट अफेयर पढ़ा था, लेकिन 18 के टाइम पे मैंने डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ा। ये भी मेरी कहीं ना कहीं गलती ही थी, जो मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। जीएस में कम नंबर आने के पीछे ये भी हो जाए। अगर वहीं मैं मेंस के मॉक की बात करूं कि मेंस के मॉक जब मैं इंग्लिश के देता था, मैं इंग्लिश में कम नंबर रह गए उसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैथ्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इंग्लिश में सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी कि मैं मॉक देता था, एनालिसिस का जब टाइम आता था, तो चूंकि मैं सबसे बड़ी गलती ये करता हूं कि मैं इंग्लिश के मॉक में मुझे 1 घंटे से ज़्यादा बैठने में मतलब बोर होने लगता हूँ। सारे लोग हो जाते होंगे, लेकिन जो टॉपर्स हैं, जिस लेवल का मेरा मैथ्स उस लेवल की उनकी इंग्लिश है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं 1 घंटे में पेपर ख़त्म करके और फिर बंद कर देता था। और जब मैंने सीरीज से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, उसने कहा टाइम, पूरा टाइम लो, तो मेरा स्कोर 10-20 नंबर अपने आप बढ़ने लगा, जो कि सीजीएल 19 में मेरे 175 बिना पढ़े मेंस में इंग्लिश में था। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत आसान थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा भी नहीं था कि मतलब मैं घर पे था, मैं आया, फिर मेंस 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद था, मैंने मेंस दे दिया, तो मेरे स्कोर ठीक ठाक। मैंने क्या किया, पूरा 2 घंटे आराम से पेपर किया, और आराम से जब आप करते हो तो आपसे सिली मिस्टेक्स नहीं होती, जो कि इंग्लिश में आप कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मतलब आपको जब मॉक भी दे रहे हो तो आप 2 घंटे पूरा बैठ के प्रॉपर 2-3 बार रिवीजन करो। मैं एग्जाम में जाके 1 घंटे 20 मिनट में करके बैठा रहता था, मैं दोहराता नहीं था। इस बार मैंने दोहराया तो वो स्कोर थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़ा। ठीक है, बिना प्रिपरेशन के 175 और प्रिपरेशन के साथ 166 बहुत अंतर होता है, आप लोग समझ भी रहे होंगे। जब इंग्लिश का मॉक मैं देता था, मैं क्या करता था, मैंने मॉक दिया, मुझे इतना नंबर मिला, मैं ऐसे खट जा रहा हूँ। मैंने आज तक कभी डायरी में ये नहीं लिखा कि मेरा ये सेक्शन सिनोनिम में मुझे पढ़े हुए सिनोनिम गलत हो रहे। कई बार मैं सिनोनिम ऐसे भी गलत कर देता, तुक्के मार देता था कि ये सिनोनिम ऐसा होगा, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन से करता था, जो कि गलत है। आपको सिनोनिम ऐसे होने चाहिए कि एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर के सिनोनिम एंटोनिम है वो आपको याद होने चाहिए। मैंने ये गलती करी, मैंने कभी नोट नहीं किया कि इंग्लिश में ये सेक्शन मेरा गलत हो रहा है, मैंने इस पर काम करना है। अगला मॉक देता था, फिर उसी गलती के साथ वही गलतियां दोहराता था। तो आपको जो सेक्शन वीक है, चाहे मैथ्स चाहे इंग्लिश, उस पर एनालिसिस इस तरह से करना है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, अगला जब भी मॉक देना है उससे पहले मैं इस टॉपिक पे वर्क किए बिना मॉक नहीं दूंगा। बस मॉक खेलते रहोगे तो आप इंप्रूव कब करोगे? मॉक से आपकी स्पीड आती है, आपको इवेल्युएशन होता है, लेकिन उस इवेल्युएशन का क्या फायदा कि आप आज 10 नंबर पा रहे हो, कल फिर दे रहे हो 10 नंबर पा रहे हो, आप अपने वीक एरियाज पे वर्क नहीं कर पा रहे हो। तो ये था 5वीं गलती, अच्छा नहीं 4थी गलती। और 5वीं गलती, सबसे पहले 5वीं गलती ये है कि मैंने सारे मॉक्स, मैथ्स की छोड़ दी जाए, रीजनिंग छोड़ दी जाए, जीएस और इंग्लिश की, सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेता हूँ, इंग्लिश की ही कर रहा था। इंग्लिश के 2016 से लेकर 2020 तक सारे प्री से लेकर मेंस तक सारे प्रीवियस ईयर तक मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। एमबी पब्लिकेशन की बुक 17 टाइम पे करी थी, लेकिन 18 टाइम पे एमबी पब्लिकेशन भी नहीं पलटा, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स भी नहीं पलटा। और मेरी सबसे बड़ी भूल यही थी, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे प्रीवियस ईयर करना चाहिए था, क्योंकि जितने भी वोकैब दिखे, इवन सिनोनिम एंड एंटोनिम भी, वो सारे 2019-20 के पूछे गए दिखे। तो अगर मैंने किया होता तो मैं वहाँ जाके वो क्वेश्चंस गलत ना करता। और गलत करने के पीछे सबसे बड़ी सबसे बड़ी भूल जो होती है कि हम 1 नंबर मान के आते हैं कि 1 नंबर गया तो गया। आपको पता है 1 नंबर आप गलत करते हो, 0.25 की माइनस मार्किंग करवा लेते हो, तो एक प्रश्न गलत करने के आप 1.25 मार्क्स इंग्लिश में पीछे चले जाते हो, जो कि सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन यानी सिलेक्शन और फेल्योर में बहुत ज़्यादा अंतर डाल देता है। कई बार 1.25 नंबर से सिलेक्शन हो जाता है और कई बार 1.25 से हमें सिलेक्शन नहीं मिल पाता। 2017 का मैं भुक्तभोगी हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 5 मिस्टेक्स मैंने बताई। दूसरी चीज़, मुझे अब इन 5 मिस्टेक्स के सिवा मुझे हमेशा से ये था कि मेंस में मान लो इंग्लिश में मेरे 170 भी आते हैं तो मैं मैथ्स में 200 कर लूँगा। मेरे मेंस में 370 प्लस भी आए, लेकिन मेरे 390 आ सकते थे, 380 मेरे कई सारे दोस्तों के आए, 15 को 16 को बहुत सारे दोस्तों के आए। जब सीजीएल 18 के टाइम पे बहुत लोगों के 384 380 नंबर थे, मेरे क्यों नहीं आए? क्योंकि मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं मैथ्स में अच्छा करके इंग्लिश वाले को बैलेंस कर लूँगा।
लेकिन यार एक चीज़ बताओ, मैं मैथ्स ना भी पढ़ता तो मेरे 195 हो जाते या 190 रह जाते, और इंग्लिश में थोड़ा टाइम और देता तो 160 170 की बजाय 180 190 हो जाते। तो इधर इंग्लिश में कम वर्क करके ज़्यादा नंबर बढ़ाए जा सकते, मैथ्स में ज़्यादा वर्क करके भी कम नंबर बढ़ेंगे, अगर आप मैथ्स अच्छा है तो की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको पता होगा कि अगर आपका बैलेंस है तो आप वर्क करोगे तो नंबर बढ़े, लेकिन 190 से 195 जाना वो मुश्किल है, लेकिन 160 70 से 180 190 जाना इंग्लिश में वो इजी था। मैंने वो नहीं किया, मैंने इंग्लिश को प्रॉपर टाइम नहीं डिवोट किया जितना इंग्लिश डिजर्व करता था। ये थी 5 मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। पहली चीज़, आपको किसी सेक्शन को हल्का नहीं लेना है, सारे सेक्शंस पे वर्क करना है। प्री के लिए, मेंस के लिए आप जो सेक्शन आपका वीक है उस सेक्शन, चाहे मैथ्स चाहे इंग्लिश, उसको ज़्यादा टाइम दो, जो एवरेज है उसको कम टाइम दो, ऐसा होना ही चाहिए। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी सेक्शन में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आप फुल स्कोर नहीं कर पाओगे, सिली मिस्टेक्स करके चले आओगे। चौथी चीज़, प्रीवियस ईयर इंग्लिश हो मैथ्स हो सारे करके जाने। मैथ्स मैंने 1997 से लेकर अभी तक के सारे कर डाले हैं, लेकिन इंग्लिश मैंने 2017 टाइम पे करे थे काफ़ी कुछ, 2018 मेन से पहले मैंने मुश्किल से 1 साल का किया होगा कुल मिला के, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, मॉक्स की एनालिसिस। चौथी चीज़, मॉक्स की एनालिसिस प्रॉपर करो, वीक सेक्शन को कहीं नोट करो, उस पर वर्क करो, फिर मॉक दो। और 5वीं गलती जो मैंने बताई कि सफिशिएंट टाइम सबको डिवोट करो। ये 5 गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो आप 429 के बजाय टॉप 100 में आ जाओगे। बाकी टीयर 3 तो सब वर्क करते हैं। टीयर 3 में मेरा डिसेंट स्कोर था 75, 2017 में 65 और 2018 में 75, और इस बार भी अच्छे स्कोर की उम्मीद है। हालांकि अब सीजन 90 से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये 5 गलतियां जो मैंने मतलब जो डिफरेंस रही हैं ऑल इंडिया रैंक 429 से टॉप 100 में आने के बीच की, ये गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो मुझे पूरी आशा है कि आप टॉप 100 में या इवन टॉप रैंकर भी बन सकते हो, टॉप 3 टॉप 5 टॉप 10 में भी आ सकते हो। बस आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मेरा फाइनल स्कोर कार्ड क्या था, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सारे करवा रखे हैं। और दूसरी चीज़, मैंने जब भी प्रीवियस ईयर पेपर करवाया है चैनल पर, आपने देखा होगा मैं मैथ्स ही करवाता था, तो मैथ्स में कम भी पढ़ता, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं चैनल पर काम कर रहा था। मैं इंग्लिश अगर अच्छे से कर लिया होता, इंग्लिश में पढ़ाने भी लगता, तो इंग्लिश में मेरा स्कोर अच्छा हो जाता, ठीक है। तो आपको मैंने बता दी अपनी सारी गलतियां, इन गलतियों को आपको ध्यान देना है। आप अपनी तैयारी में कौन सी गलतियां कर रहे हैं वो आप आज ही लिख लीजिए और उसके बाद उस पर वर्क करिए। डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे रैंक के साथ सक्सेस हो, क्योंकि सक्सेस लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि टॉप रैंक में आना, अपनी ड्रीम पोस्ट पाना, ठीक है। तो याद रखना, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आप बहुत सारी वीडियो चैनल पे देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने करवा रखे हैं, शिफ्ट वाइज टॉपिक वाइज आप चेक कर सकते हैं। बाकी चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे यूजफुल वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल। आप अच्छे से वर्क करो, डेफिनेटली आप टॉप रैंकर बनोगे CGL 2020 में।